वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम कक्षा 8 का अंग्रेजी का जो पहला चैप्टर जिसका नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है उसका दूसरा भाग देखते हैं। पहला भाग डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं ताकि फिर हम अगले पैराग्राफ पे आसानी से पहुंच जाएंगे। प्रिय कोनी, मैं अत्यधिक खुश होकर के आपको यह पत्र लिख रहा हूं क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसा घटना जो अद्भुत घटित हुई है जिसके बारे में मुझे तुरंत ही बता देना चाहिए। We were all standing in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quite all about. As beautiful a morning as I have ever seen, as cold as frosty as a Christmas morning should be। कल सुबह की बात है, क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने बंकरों में पोजीशन के लिए खड़े हो गए थे और यह जो मॉर्निंग थी आसपास की सभी जगह कड़क व शांत थी, लेकिन इतनी सुंदर प्रातःकाल मैंने कभी देखी नहीं थी। यह इतनी ठंडी और बर्फ जमा देने वाली थी जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए। हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम क्रिसमस के दौरान ही आता है, तो यह सर्दी का मौसम था। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। आप देखिएगा यहाँ से। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say is that Fridge began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas!" When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fridge! Same to you!" I thought that I, I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot lads!" someone shouted, and no one did. Then there was another freeze up on the parapet, and another. "Keep your heads down," I told the men. "It's a trick." But it wasn't. तो इसका मतलब जानिए, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिएगा। मैं चाहता था कि आपको ये सब बता सकने में समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया, किंतु सच में जिसे मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ यह है कि फ्रिज, एक जर्मन सैनिक को फ्रिज के जो कॉमन नाम है जर्मन लोगों का उसको हम फ्रिज कहते हैं, ने इसे शुरू किया। पहली बार किसी एक ने तो कोशिश की कि किसी ने सामने के बंकरों में से एक सफ़ेद झंडे को लहराते देखा। फिर वे मानव रहित यानी जहाँ पर कोई मनुष्य रहता नहीं है उस भूमि क्षेत्र से दूसरी तरफ से हमें हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस की आवाज़ें लगा रहे थे। जब हमारी हैरानी समाप्त हुई, हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा, "तुम्हें भी मुबारक हो!" यानी तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो, सेम टू यू फ्रिज। मैंने सोचा वो उतना ही रहेगा, यानी ये मामला खाली यहीं समाप्त हो जाएगा। हमने एक दूसरे को विश कर दिया, अर्थात हमने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दे दी। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक जिसने स्लेटी रंग का बड़ा कोट पहना हुआ था, सफ़ेद झंडा लहराते हुए ऊपर हुआ, अर्थात खड़ा हुआ। "लड़कों, शूट मत करना यानी गोली मत चलाना," किसी ने चिल्लाकर कहा, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया यानी गोली नहीं चलाई। फिर मुंडेर पर दूसरा फ्रिज यानी जर्मन सैनिक आ गया और फिर अन्य दूसरा यानी एक के बाद एक बहुत सारे आते गए। "अपने सिर नीचे रखना," मैंने अपने आदमियों यानी सैनिकों से कहा। यह एक चाल है, लेकिन यह चाल नहीं थी।
One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sausages. We meet you? Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Maurice was the first up. Come on, boys. What are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. The truth is, but the truth is that it never ever occurred to me. I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In this middle of the war, we were making peace. चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। जर्मनों में से एक अपने सिर पर एक बोतल लहरा रहा था। टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है। हमारे पास भी शराब है। हमारे पास मसालेदार गोश्त भी हैं। क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं? हाँ। इस समय तक तो उनमें से दर्जनों ने मैंजलैंड यानी नो मैंजलैंड यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता नहीं है, मानव रहित भूमि क्षेत्र को पार करते हुए हमारी तरफ चले आ रहे थे और उनके बीच एक भी बंदूक नहीं थी, यानी किसी के पास में राइफल नहीं था। छोटे कद का एक प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा। चलो लड़कों, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और फिर उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। मैं अफसर था। मुझे उन्हें वहीं पर तुरंत ही रोक देना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन सच यह है कि यह बात मुझे सूझी ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए, अतः मैं उनको रोकूं। मैं देख सकता था सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। स्लेटी कोट और खाकी कोट बीचों बीच मिल रहे थे और मैं उनमें से एक था। मैं इसका हिस्सा था। इस वॉर के बीच में हम पीस को एस्टेब्लिश कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे, अमन स्थापित कर रहे थे। यानी युद्ध का समय था और हम एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे करके शांति को स्थापित कर रहे थे, उनके साथ खाने को बांट रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in orchestra. Happy Christmas. आप इमेजिन भी नहीं कर सकती प्यारी कोनी, मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने फ्रिज अफसर की आंखों में देखा, जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ा आया। हैंस वुल्फ, उसने मुझे कहा। मेरे हाथ को उसने स्नेह से पकड़ा और इसे थामे रखते हुए, मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। मैं ऑर्केस्ट्रा में शेलो वाद्य यंत्र जो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस यानी आपको क्रिसमस की बधाई। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉटसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कैप्टन जिम मैकफरसन, मैंने उसका जवाब दिया, और आपको भी क्रिसमस की बधाई। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट का एक विद्यालय में अध्यापक हूँ, यानी अध्यापक का कार्य करता हूँ। तो हमने देखा कि दोनों के काम क्या थे। डियरेस्ट, सॉरी, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई rum ration and his excellent sauces, and we talked. Connie, how we talked! He, he spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy.
his favorite book far from the madding crowd. So, out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel, Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. चलो यहाँ तक देख लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओ डॉर्सेट, वह मुस्कुराया। मैं इस स्थान को जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमने अपनी शराब व उसका बढ़िया मसालेदार गोश्त बांट करके खाया और हमने बातें की। कोनी, हमने कैसे बातें की? उसने लगभग सटीक अंग्रेजी बोली, यानी वो अंग्रेजी अच्छी तरीके से बोला जैसे कि वो अंग्रेजी ही हो। लेकिन आखिरी में यह पता चला कि उसने कभी भी डोरसेट में पैर नहीं रखे थे, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड आया भी नहीं था। इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वो जानता था वह सब उसने विद्यालय तथा अंग्रेजी की किताबों से सीखा था। उसका सबसे पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। उसकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मॉर्निंग क्राउड थी। इसलिए बाहर वहाँ नो मैन लैंड में हमने बाथशेबा और ग्रेबियल, ओक और सर्जन ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की। उसके एक पत्नी और एक पुत्र था जो अभी 6 महीने पूर्व ही जन्म लिया था जिसने। मैंने जब अपने चारों ओर देखा तो मुझे उसे नो मैंस लैंड में सब जगह खाकी व सिलेटी के झुंड धूम्रपान करते हुए, यानी कि स्मोकिंग करते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए, पीते व खाते हुए दिखाई दिए। हैंस वुल्फ और मैंने आपका बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांटा। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. उसे लगा था कि उसने अब तक के सबसे बढ़िया मार्जिपन का स्वाद लिया था। मैं इस बात से सहमत था। अच्छा, मार्जिपन क्या होता है? मार्जिपन ए स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एंड एग आलमंड। एक ऐसी मिठाई होती है जो शक्कर, अंडे या जिसमें बादाम डाली जाती है उससे बनती है। यहाँ पर आप इसका मीनिंग देख सकते हैं। तो हमने उस मार्जिपन का स्वाद लिया था। मैं इस बात से एग्री था। हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे और वह मेरा दुश्मन भी था। क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई होगी, कौनी। Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fridge, out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in football match. No children are orphaned. No wives become widows. फिर कोई, मुझे पता नहीं कौन, फुटबॉल लेके आया। गोल पोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों के रूप में ढेर लगा दिए गए। और अगली चीज जो हमने जानी वह यह थी, टॉमी एक अंग्रेज टीम व फ्रिज एक जर्मन टीम, दोनों के बीच में फुटबॉल मैच जहां पर नो मैन लैंड के बीचों बीच हो रहा था। हेंस वुल्फ और मैं देखने लगे और हम प्रोत्साहित होने लगे तथा ठंड को दूर करने के लिए हाथों से तालियां बजा रहे थे और पैर थपथपा रहे थे। एक ऐसे क्षण में भी हमने महसूस इस चीज को देखा कि हमारे जो सांसें हैं वो हवा के बीच में एक दूसरे से मिंगलिंग हो रही थी, यानी घुल मिल रही थी। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, उसने एक पल के बाद कहा, हमें
इसी प्रकार इस युद्ध को समाधान निकालना चाहिए। एक फुटबॉल मैच हमें खेलना चाहिए और फुटबॉल मैच खेलने से कोई मरता नहीं है, बच्चे अनाथ नहीं होते हैं और पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। I'd prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that, and together we watched the game, set to see. चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो अगले पेज पे लिखा हुआ है तो हम उसको अगले पेज पे अलग देख लेंगे। मैं क्रिकेट को ज़्यादा वरीयता दूंगा, मैंने उसे बताया। तब ही हमने टोमियों को, यानी जितने भी वो टोमिस थे, उनको शायद अपनी विजय का विश्वास हो। हम उस पर हंस पड़े और साथ ही साथ हमने मैच को देखा। लेकिन दुख की बात है, सेड टू से दुख की बात है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं। कोनी फ्रिज won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. कोनी फ्रिज यानी कि जर्मन टीम का जो फ्रिज है, एक एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। किंतु जैसे हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, हमारा यानी अंग्रेजों का गोल उनके यानी कि जर्मनों के गोल से ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए यह ठीक नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। वक्त आ चुका और जब मैच समाप्त हो गया तो शीघ्र ही सब स्नैक्स यानी कि जर्मनी शराब और रम यानी गुड़ से बनी हुई एक शराब है और मसालेदार जो गोश्त था वो पहले ही खत्म हो गए थे और हम समझ गए थे कि सब खत्म हो गया था। मैंने हैंस को शुभकामना दी और उसे बताया कि मैं आशा करता हूं कि वह अपने परिवार से जल्द ही वापस मिल जाएगा और लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी और हम सभी अपने घर चले जाएंगे। I think that is what every soldier wants. On both sides, Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. मुझे ऐसा लगता है कि यह वही बात है जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते थे, यानी दोनों ही टीम शांति चाहती थी। हैंस वुल्फ ने कहा, अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन। मैं इस पल के लिए इस पल को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और न ही कभी आप इसको भूल पाओगे। उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे धीरे धीरे न चाहते हुए भी दूर चला गया। मैंने ऐसा महसूस किया। वह हाथ हिलाने के साथ ही बस एक बार और पलटा और फिर उन सैनिकों, जो कि सैकड़ों सैनिक थे, स्लेटी कोट वाले सैनिक, उनके बंकरों की तरफ जो बढ़ बढ़ गया, उनमें से वो एक हो गया। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol, and singing it quite beautifully. It was still night, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of white shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill. A time I will treasure as long as I live. उस रात अपने खंदकों में हमने उन्हें क्रिसमस के गीत गाते हुए सुना और इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए सुना। यह इस प्रकार से था, स्टिल नेच साइलेंट नाइट। हमारे लड़के उसे उच्च स्वर में गाना जो उन्होंने गाया था, स्वर में उस गान को उन्होंने ऊंचे स्वर में समूह गान किया। वाइल शेफर्ड इज वॉच्ड,
हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया, यानी उन्होंने अपना गाना गाया और हमने अपना गाना गाया। उनका गाना स्टिल मैच साइलेंट नाइट और हमारा गाना जो हम समूह से गा रहे थे वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। तो हमने इन गानों का एक्सचेंज किया, आपस में गाने गाए और हम सभी शांत हो गए, चुप हो गए। हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे, एक समय जो जब तक मैं जीवित रहूंगा इसे संजोए रखूंगा, यानी इस समय को मैं कभी भुला नहीं सकता। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure of it. Your loving Jim। प्रिय कोनी, अगले साल तक क्रिसमस के समय तक युद्ध बचेगा ही नहीं, यानी युद्ध समाप्त हो चुका होगा, बल्कि हम एक दूसरे के भयानक जो दुश्मन थे अब वो दुश्मन नहीं रह जाएंगे। जो कुछ भी यहाँ पर घटित हुआ, मैं जिसे आज जानता हूँ, वे केवल कल की यादें रह जाएगी। मैं इसी शांति और अमन की कामना करता हूँ। हम जल्दी से ही एक साथ में होंगे, यानी मैं तुमसे जल्दी ही मिलने के लिए आऊँगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, भरोसा है। तुम्हारा प्यारा जिम। नाउ वी विल चेक आवर कॉम्प्रिहेंशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। इसका मतलब हुआ कि लेटर किसने लिखा, किसे लिखा और कब लिखा। तो इसका जवाब है मिस्टर जिम मैकफरसन wrote this letter. He wrote it to his wife, Mrs. Connie McPherson. It was written on December 26, 1914। तो इस लेटर को जिम मैकफरसन ने लिखा था और यह उनकी पत्नी जिनका नाम कोनी मैकफरसन है उनको लिखा था, और यह लेटर लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को। अगला प्रश्न हमारे पास में है वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। यानी पत्र क्यों लिखा गया और वह एक अजीब चीज क्या थी जो कि घटित हुई। तो इसका आंसर लिखते हैं हम। द लेटर वॉज रिटन बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपेंड। द वंडरफुल थिंग वॉज द क्रिसमस पार्टी, फुटबॉल मैच एंड एक्सचेंज ऑफ कैरोल्स ऑफ द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स ऑन द नो मैंस लैंड। पत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ अद्भुत चीजें घटित हुई थी, और अद्भुत चीज क्या थी कि वो दोनों दुश्मन जो पार्टियां थी वे आपस में फुटबॉल मैच व क्रिसमस के गीतों का आदान प्रदान कर रहे थे, जहां पर युद्धरत जमीन थी, यानी अंग्रेजों की और जर्मनों के बीच में युद्ध हो रहा था। वे शांति स्थापित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव देन व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हैंस वुल्फ व जिम मैकफरसन सैनिक के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे तब उनके पैसे क्या थे, यानी वो क्या काम करते थे। तो देखिएगा, when they were not soldiers, Hans Wu used to play cello in orchestra and Jim McPherson did the job of a school teacher। तो हमने देखा था पहले इसमें जब हमने इसका अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने जाना था कि जब वे सैनिक नहीं होते हैं तो हैंस वो एक ऑर्केस्ट्रा में शेलो नाम का वाद्य यंत्र बजाता था, और जिम की बात करें तो जिम एक विद्यालय में अध्यापक था, वो अध्यापक का कार्य करता था, उनका जॉब यही था। क्वेश्चन नंबर 4 है Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था? उसने ये बात क्यों कही कि वह इसे जानता था? तो हम समझ सकते हैं। तो इसका जवाब होगा नो, यानी कि हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। He said he knew it because he had learned all from school and from reading books in English। हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके बारे में उसने विद्यालय में व अंग्रेजी किताबों में पढ़ करके जाना था। हमारा आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस कभी आया? अगर आया
तो भी कैसे, नहीं आया तो भी कैसे नहीं, आपको बताना है। तो इसका जवाब सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, I think Jim McPherson never came back from the war. The author went to meet Mrs. Mrs. McPherson. Uh, the matron also told Mrs. McPherson had no family. चूंकि हम इसके बारे में पढ़े नहीं हमने, लेकिन फिर भी जब इसके बारे में हम आगे आएगा तो इसका खुलासा हो जाएगा। ये प्रश्न पहले ही दे दिया गया है, तो इसका जवाब हम अभी यहाँ तक तो क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि हमने इसका तीसरा भाग पढ़ना बाकी है। तीसरा भाग हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन इसका फिर भी हम आंसर देख लेते हैं कि मेरे ख्याल से, हालांकि चूंकि जो लेसन पढ़ा जा चुका है तो उसके बारे में हमें जानकारी है, तो मेरे ख्याल से मैकफरसन जो है युद्ध से कभी वापस नहीं आया। लेखक ने ही श्रीमती मैकफरसन से मिलने के लिए वो जो गया था, और जो प्रधान नर्स है उसने बताया था कि मैकफरसन के कोई भी परिवार नहीं है। इसके बारे में हम तीसरे भाग में जानेंगे। तो इसका वैसे ही इस क्वेश्चन को यहाँ मेंशन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका जवाब यहाँ पर नहीं मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।